वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारे पास है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो फार जो आपने पढ़ा एक बार रिकॉल करते हैं। आपको मैंने बताया कि ऑर्डिनल अप्रोच हम पढ़ेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर जो सबसे मेन थ्योरी फॉर्म होती है वो किसकी होती है? इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व का मतलब आपने ये सीखा था कि दो गुड्स के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन जो क्या देंगे, जो हर कॉम्बिनेशन पे आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। राइट, आपने यही पढ़ा था। इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस शेड्यूल कैसे बनाया जाता है। लाइक कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर एक गुड को ऑब्टेन करने के लिए जो गुड उसके पास होता है उसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को क्या करता है? सेक्रीफाइस कर रहा होता है। ठीक है, तो वो सेक्रीफाइस करता है ताकि दूसरा गुड वो गेन कर सके। ठीक है, तो जो इंडिफरेंस कर्व स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था, आज हम उसी इंडिफरेंस कर्व की क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास होती है आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड। और स्टूडेंट एक बात मैं आपसे कहूंगा कि इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज ध्यान से समझना। तो आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड, देखो आपने इंडिफरेंस कर्व लास्ट क्लास में बनाना सीखा। ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, ये मेरी वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस। आपने जब लास्ट क्लास में इंडिफरेंस कर्व बनाया था स्टूडेंट, तो आपको पता है कि उसकी शेप कुछ इस तरीके से आई थी। मतलब जो मेरा इंडिफरेंस कर्व है, अगर मैं अपने ओरिजिन से देखूं तो ओरिजिन से देखने पे साफ पता चलता है कि जो मेरा x अगर बढ़ रहा है तो x के बढ़ने पे मेरा y जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। राइट, ठीक है। तो मतलब इसके पीछे की वजह क्या है? इकोनॉमिक्स इसके पीछे की वजह एक ही मानता है, दैट रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ठीक है भाई, जो रिसोर्सेस तुम्हारे पास है वो क्या है? वो रिसोर्सेस जो तुम्हारे पास है वो लिमिटेड है। अगर तुम्हारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, दैट मीन्स सिंपली व्हाट? दैट अ कंज्यूमर cannot have more of both the goods simultaneously। ठीक है भाई, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो एक कंज्यूमर अगर चाहता है कि वो अपने एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ा ले, इसका मतलब अगर कंज्यूमर चाहता है कि जो उसके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो गुड है उसकी यूनिट्स को वो बढ़ा ले, तो उसको करने के लिए, ऐसा करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? जो वर्टिकल एक्सिस पे उसके पास गुड है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि बिना वर्टिकल एक्सिस वाले गुड को सेक्रीफाइस करे मैं अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो गुड है उसको गेन नहीं कर सकता, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है स्टूडेंट? क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास क्या है? लिमिटेड है। राइट, तो मतलब इफ यू वांट टू इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ वन गुड यू मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस द यूनिट्स ऑफ द अदर गुड। ठीक है, तो अगर मान लो आपसे मैं कहता हूं कि आप x की इतनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो और y की इतनी यूनिट्स, एंड दिस इज पॉइंट योर a, एंड यू वांट कि आपका जो x गुड है वो इंक्रीज कर जाए। ठीक है, विदाउट चेंज इन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सेटिस्फैक्शन जो है आपकी बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो x मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, मैं a से मूव करके आ गया b पे। अब भाई ये तभी पॉसिबल है, मैं a से b पे तभी मूव कर पाऊंगा, मैं x को तभी बढ़ा पाऊंगा जब मैं अपने y को विलिंगली क्या करूंगा? मैं y को विलिंगली सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाऊंगा। राइट, सो दिस इज द रीजन स्टूडेंट्स कि जो आपका IC बनता है वो क्या बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो अ कंज्यूमर कैन नॉट हैव मोर ऑफ बोथ द गुड्स साइमल्टेनियसली इन order to obtain more of the good which is on horizontal axis consumer has to give up the units on वर्टिकल एक्सिस। राइट भाई, अगर कंज्यूमर ये चाहता है कि मेरे पास जो गुड है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो बढ़ जाए, वो x2 पे पहुंच जाए, तो उसको इस y को y0 करना पड़ेगा। भाई जब तक तुम अपने y को कम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा x नहीं बढ़ सकता, क्योंकि रिसोर्सेज क्या लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज बहुत सारे होते, अबंडेंस में होते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो एक ही बार में सबको बढ़ा लेता। लेकिन हम पहले ही पढ़ चुके इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल क्या है कि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होगी इंडिफरेंस कर्व की? कि जब भी बनेगा ये कैसा बनेगा? ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ओके,
और यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, और मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में आपको जब अजम्पशंस बताई थी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि हम दोनों जगह पे गुड लेके चलते हैं। इकोनॉमिक्स किस चीज को मानता है कि यहाँ पे भी गुड है, यहाँ पे भी गुड है। बाय गुड व्हाट आई मीन, गुड बाय गुड आई मीन कि वो चीजें जो कंज्यूमर को पॉजिटिव यूटिलिटी देते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं गुड को कि गुड, बैड, न्यूट्रल। तो ये कंडीशन है कि दोनों एक्सिस पे वो गुड होने चाहिए जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन दे रहे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक की सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर के लिए हायर होती है और एक की सेटिस्फैक्शन कम होती है। तो स्टूडेंट्स पहली प्रॉपर्टी जो आपके पास ये है। आई होप तो आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आप ऑलरेडी काफी हद तक जानते हो, दैट आईसी इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो हमारे इंडिफरेंस कर्व बनते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे बनते हैं, कॉन्वेक्स बनते हैं। अगर अगेन आप इस शेप को रिकॉल करेंगे, ये शेप हमारे पास है इस तरीके से, तो ये शेप क्या है स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व की शेप है, और इस शेप को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स शेप। और कॉन्वेक्स शेप के पीछे स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही रीजन है जिसको हमने लास्ट क्लास में इन डिटेल पढ़ा था, एंड दैट इज डिमिनिशिंग MRS। Students, what is MRS? Which is marginal rate of substitution, right? हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर कंज्यूमर को x एक्सिस के गुड को गेन करना है तो उसको y एक्सिस के गुड को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, राइट? लेकिन जैसे जैसे x उसके पास बढ़ता जाता है तो उसके लिए जो उसका सेक्रीफाइस होता है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, फॉल करता है, और इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, कॉन्वेक्स। इस चीज को मैं एक बार दोबारा यहाँ पे दोबारा बना के समझाता हूँ, ठीक है? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, एमआरएस फॉल क्यों करता है, क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि सेक्रीफाइस, ठीक है, जो है वो क्या होता जाता है स्टूडेंट्स, सेक्रीफाइस जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, जबकि जो गेन है, ठीक है, वो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होता जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब कंज्यूमर के पास x अबंडेंस में आ जाता है, मतलब जब कंज्यूमर के पास x की यूनिट्स बढ़ जाती हैं तो x की अबंडेंस होने की वजह से x की वर्थ कम होती है। वर्थ कम होने से जो सेक्रीफाइस, विलिंग टू सेक्रीफाइस जो होता है, विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट? जैसे मैंने आपको समझाया था, मान लो कोई चीज ऑलरेडी आपके पास है, तो जब वो आपके पास है तो उस चीज के लिए, उस चीज को गेन करने के लिए जो आपकी विलिंगनेस होगी सेक्रीफाइस करने की, आपकी इंटेंसिटी जो होगी सेक्रीफाइस करने की, वो बहुत कम रहेगी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी हैविंग दैट कमोडिटी। बट जो चीज आपके पास नहीं है उसके लिए आप सेक्रीफाइस करने के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहोगे। तो कंज्यूमर के केस में यही होता है कि इनिशियली उसके पास एक्स होता ही नहीं है। जब उसके पास इनिशियली एक्स है ही नहीं तो वो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करता है, क्योंकि उसकी ईगर टू कंज्यूम, इंटेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज्यादा होती है, तो वो वाई की बहुत सारी यूनिट्स को भी सेक्रीफाइस करके कहता है कि मुझे एक्स दे दो। लेकिन जब उसके पास एक्स आ जाता है तो उसकी वर्थ हो जाती है कम, और जैसे उसकी वर्थ कम हो जाती है तो फॉर द नेक्स्ट यूनिट वो कहता है कि यार नहीं, पहले जितना सेक्रीफाइस किया था अब उतना सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, उससे कंपैरेटिवली कम करूंगा। क्योंकि आफ्टर ऑल एमआरएस किस बात को इंश्योर करता है, आफ्टर ऑल एमआरएस इस बात को इंश्योर करता है कि जो आप गुड्स कंज्यूम कर रहे हो उसमें यूनिट्स बदल जाएंगे, कॉम्बिनेशन बदल जाएंगे, बट सेटिस्फैक्शन नहीं बदलेगी। अब सेटिस्फैक्शन कैसे नहीं बदलेगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब आपकी सेक्रीफाइस, जब आपका सेटिस्फैक्शन कम होता है तो आप उससे कम सेक्रीफाइस से क्या करते हो स्टूडेंट्स, कॉम्पनसेट कर देते हो, राइट? अब इस चीज को देखते हैं कि डिमिनिशिंग एमआरएस यहाँ पे कैसे काम करता है। देखना, मान लो मैंने ये कॉम्बिनेशन चूज किया पहले, ओके, ये एक्स ए हो गया, ये वाई 1 हो गया, ठीक है? मैंने कहा कि जो एक्स का गेन है, देखो वर्थ कम हो गई तो विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस फॉर एक्स, यहाँ पे ये भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस फॉर एक्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है? हर बार मैं y को सेक्रीफाइस जो करूंगा वो कंपैरेटिवली कम करूंगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है वो क्या देना है, गेन जो है कांस्टेंट रेट पे है। तो मैंने गेन बिल्कुल कांस्टेंट रेट पे किया,
लेकिन इस बार सेक्रीफाइस जो मैंने किया, मान लो ये किया, ठीक है, ये सेक्रीफाइस किया, अगली बार जो गेन होगा वो भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। लेकिन स्टूडेंट्स अभी हमने क्या पढ़ा, गेन तो सेम रहता है, लेकिन क्योंकि वर्थ कम हो गई तो विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस एक्स के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब जो पिछली बार इतना सेक्रीफाइस किया गया, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल, ये वर्टिकल डिस्टेंस ये हर बार कम होता जाता है, जबकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि गेन शो कर रहा है ये हमेशा सेम रहता है। तो इस बार इतना सेक्रीफाइस हुआ था, तो अब की बार सेक्रीफाइस क्या होगा, कंपैरेटिवली पहले से कम। ओके ओके, अब उसको फर्दर गेन कर रहा है एक्स को, तो उसने फर्दर एक्स को गेन किया, गेन वुड बी कांस्टेंट, तो गेन कांस्टेंट है। लेकिन सेक्रीफाइस अब पहले वाले से भी देखो क्या है, मैंने क्या कहा कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ये हर बार क्या होगा, कम। तो इस बार इतना था, तो इस बार उससे भी कम हो जाएगा, राइट, ये देखो उससे भी कम हो गया, राइट। ये वर्टिकल डिस्टेंस स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, बस ये वर्टिकल डिस्टेंस हर बार क्या होनी चाहिए, पहले से कम। फर्दर गेन करेगा वो अगर x को, तो मान लो ये हो गया xd, xe हो गया। फर्दर जो सेक्रीफाइस रहेगा वो इससे भी कम रहेगा, मान लो ये आ गया, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ गया, देखो फिर से वर्टिकल डिस्टेंस और कम हो गया, जबकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, सेम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि गेन तुम्हारा सेम रेट पे है, जबकि सेक्रीफाइस तुम्हारा हर बार कम हो रहा है। तो जब आप इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स मिलाएंगे, ठीक है, जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास एक ऐसी शेप आ रही है, ये देखो, ये सो दैट शेप इज व्हाट, इंडिफरेंस कर्व। आपको जबरदस्ती ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा उसे कॉन्वेक्स, जब आप इस प्रॉपर्टी को फॉलो करोगे, डिमिनिशिंग एमआरएस को। डिमिनिशिंग एमआरएस कैसे, क्योंकि सेक्रीफाइस अपॉन गेन, एमआरएस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक्रीफाइस अपॉन में गेन। तो जब आप खुद चेक करो सेक्रीफाइस अपॉन गेन, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, तो हर बार का गेन कांस्टेंट है जबकि सेक्रीफाइस कम होता जा रहा है, मतलब न्यूमरेटर हर बार कम हो रहा है, डिनोमिनेटर हर बार सेम है, तो योर ओवरऑल फ्रैक्शन विल reduce, so that is why the indifference curve is convex to the origin। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है, राइट। होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ जी, सुन देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है हायर द IC, हायर द इंडिफरेंस कर्व, higher will be the satisfaction। जितना ज्यादा मेरा इंडिफरेंस कर्व हायर बनेगा, है ना, उतनी ज्यादा मेरी सेटिस्फैक्शन क्या होगी स्टूडेंट्स, उतनी ही ज्यादा रहेगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सिंपल वर्ड्स में, मोर इज प्रेफर्ड ओवर द लेस। जब मुझे दो चीजें एक ऑप्शन दी जाएंगी, मान लो ए बंडल, बी बंडल, सी बंडल, डी बंडल, और उनमें दोनों में सेम गुड है, मान लो पेन पेंसिल, पेन पेंसिल, तो मैं उस ऐसे बंडल को चुनना चाहूंगा, एक ऐसे बंडल को चूज करूंगा जिस बंडल के अंदर दोनों गुड्स कम से कम क्या होनी चाहिए, ज्यादा। अगर दोनों गुड्स ज्यादा नहीं है, ठीक है, पेन पेंसिल दोनों ज्यादा नहीं है, तो एटलीस्ट एक या तो सिर्फ पेन या तो सिर्फ पेंसिल, बाकी सारे बंडल में से सबसे ज्यादा होनी चाहिए, राइट। हर कंज्यूमर चाहता है ये दिल मांगे मोर, सिंपल सा आइडिया होता है, ये दिल मांगे मोर, ज्यादा हमेशा चाहिए होता है कंज्यूमर को। तो देखो ध्यान से मैंने कैसे प्रूव करेंगे हम, ये मैंने मान लिया IC1, ये मैंने मान लो IC2, और ये मैंने मान लिया IC3, ठीक है। तीन इंडिफरेंस का मैंने एक जगह पे प्लॉट किया, ठीक है। अब या तो आप दोनों गुड्स की यूनिट्स को बढ़ा के दिखा दो, या तो फिर आप एक के गुड को बढ़ा के दिखा दो। मैं मान लो एक को बढ़ा के दिखाता हूँ, सपोजिटली ये हमारा है y, है ना, और ये हमारा आ गया x1, यहाँ पे हम ले रहे हैं x2, और यहाँ पे हम ले रहे हैं x3। स्टूडेंट्स अगेन कह रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों को बढ़ा के दिखा दो, तीनों एक्सेस, तीनों और इंडिफरेंस कर्व पे दोनों को बढ़ा के दिखा दो। मैं विद सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ एक बढ़ा के दिखा रहा हूँ। सी सपोजिटली दिस इज ए कॉम्बिनेशन, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं सबसे फर्स्ट IC1 की बात करता हूँ, तो ऑन IC1, ठीक है, मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट्स, वो कॉम्बिनेशन है ए, और ए पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स
की ले रहा हूं OX 1 यूनिट और Y की ले रहा हूं मैं OY यूनिट्स, ठीक है। ऑन IC2 अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास ऑन IC2 क्या है, कॉम्बिनेशन मेरे पास आता है B, जिसपे X कितना आ रहा है, जिसपे X आ रहा है OX2, Y कितना आ रहा है, Y आ रहा है OY। C पे मैं बात करता हूं तो ऑन IC3 की अगर मैं बात करता हूं तो कॉम्बिनेशन कौन सा आता है, C कॉम्बिनेशन में मेरे पास X कितना आ रहा है, X आ रहा है OX3 और Y कितना आ रहा है OY। स्टूडेंट्स अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तीनों बंडल में तो यार तीनों बंडल में जो Y है वो तो तीनों में सेम है। अब जब जो चीज ऑलरेडी सेम है तो उसमें तो कंपैरिजन करना ही नहीं है, उसमें किस बात का झगड़ा करना, तीनों में तो Y सेम ही है। तो मतलब अल्टीमेटली जो कंपैरिजन स्टूडेंट जो करेगा कंज्यूमर वो किस में करेगा, X में, राइट, क्योंकि Y तो तीनों में सेम है। तो जब Y तीनों में सेम है तो उसके लिए झगड़ना क्यों, उसके लिए किस बात का कंपटीशन करना। कंपटीशन या फिर प्रेफरेंस जो देखी जाएगी कंज्यूमर की वो किस में देखी जाएगी, वो देखी जाएगी X के अंदर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आता है कि OX3 जो है, ठीक है, OX3 जो है ग्रेटर है किससे, OX2 से। ऑब्वियस सी बात है OX3 ग्रेटर है OX2 से, और OX2 ग्रेटर है किससे, OX1 से। इसका मतलब स्टूडेंट्स कंज्यूमर को सबसे ज्यादा जो X की यूनिट्स है वो कहां पे मिल रही हैं, वो मिल रही हैं इस वाले बंडल में। मैंने क्या कहा, पहले वो दोनों को देखेगा, जब उसने दोनों को देखा तो उसको पता चला Y तो सब में समान है, तो चलो हटा देता हूँ। अब कंज्यूमर देखेगा भाई जो दूसरा गुड है क्या पता वही ज्यादा मिल जाए, तो जब वो ज्यादा देखने लगा तो उसको पता चलता है कि जो C कॉम्बिनेशन है इसमें जो X है वो सबसे ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स वो कॉम्बिनेशन जिसमें X सबसे ज्यादा रहेगा, या कोई भी एक गुड या तो दोनों गुड, नहीं तो कोई भी एक गुड ज्यादा रहेगा, वही कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को क्या करेगा, वही कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो मतलब जब इंडिफरेंस कर्व हायर बन जाता है स्टूडेंट्स, जब इंडिफरेंस कर्व हायर चला जाता है तो सेटिस्फैक्शन हायर क्यों होती है, क्योंकि व्हाट वी कैन से दैट कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे क्या होता है, मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंसेस काम करता है। मोनोटोनिसिटी ऑफ प्रेफरेंसेस मींस मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, मतलब जब हम हायर आईसी पे जाते हैं तो हमारे पास गुड्स की यूनिट्स ज्यादा हो जाएंगी, और जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स जब आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी किसी भी चीज की तो आप ज्यादा ही खुश होते हो, ठीक है। आप ऐसे सोच के देखो, आप कहीं पे एक प्लेट मोमोज खा रहे हो, एक बंदा 30 रुपए में 10 पीस दे रहा है, जबकि दूसरा बंदा, मतलब अभी मैं क्वालिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा, क्वालिटी मान लो सेम कांस्टेंट लेके चलते हैं, जबकि दूसरा बंदा उसी 30 रुपए में 12 मोमोज दे रहा है। सो ऑफ कोर्स जो 30 रुपए में 12 दे रहा है आप उसके पास जाना पसंद करोगे, क्योंकि वो आपको एटलीस्ट 2 यूनिट ज्यादा दे रहा है। सो दैट इज द आइडिया कि कंज्यूमर कहता है कि जब मुझे दोनों गुड ज्यादा मिल रहे हैं तो मैं ज्यादा खुश होऊंगा। अगर भाई दोनों नहीं मिल रहे ज्यादा तो कम से कम हायर पे जाने पे एक तो ज्यादा मिल रहा है ना। सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट कि जितना ज्यादा कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व में हायर जाएगा उतने ज्यादा उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि उतने ज्यादा गुड्स की यूनिट्स बढ़ती जाएंगी जो उसकी यूटिलिटी को बढ़ाएंगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, the higher the IC, higher will be the satisfaction. Still a consumer is not able to reach the higher IC. एक कंज्यूमर फिर भी हायर आईसी को क्यों नहीं जा पाता, तो इसका आंसर आप बहुत पहले से जानते हो, आपको मैंने बार बताया, ड्यू टू लिमिटेड लेवल ऑफ इनकम। भाई आपकी इनकम तो लिमिटेड है ना, जब आपकी इनकम लिमिटेड है तो आप हायर आईसी पे कैसे जाओगे। हायर आईसी को जाने के लिए, हायर आईसी को ट्रिगर करने के लिए आपकी इनकम भी उतनी चाहिए। भैया आप मार्केट में जाओगे, ऑब्वियसली बात है, आपके पेरेंट्स ने कहा चलो दिवाली शॉपिंग करके आते हैं, नहीं तो न्यू ईयर के लिए चलो कोई बात नहीं तुम कपड़े ले लो, तो 2 जीन्स 3 जीन्स, अगर वो आपको बोले कि बेटा 50 जीन्स लेने, तो आपको तो बहुत खुशी होगी 50 जीन्स लेने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50 जीन्स के लिए स्टूडेंट्स पैसे कहाँ से आने वाले हैं। सो दैट इज द आइडिया, हायर पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द क्वेश्चन इज दैट हाउ आई कैन अटेन अ हायर लेवल ऑफ आईसी विद अ लिमिटेड लेवल ऑफ इनकम। इन ऑर्डर टू अटेन मोर नंबर ऑफ यूनिट्स आई नीड मोर इनकम, और वो तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनकम क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, तो इसलिए कंज्यूमर ज्यादा हायर आईसी को टारगेट नहीं कर पाता। सो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। आई होप आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सी लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, 2 आईसीज नेवर इंटरसेक्ट
ईच अदर। ओके, कि जो दो इंडिफरेंस कर्व होंगे स्टूडेंट्स वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जो दो इंडिफरेंस कर्व होंगे स्टूडेंट्स वो कभी भी क्या नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते जो दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये हम प्रूव कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? इसको प्रूव करने के लिए 10th में आपने ना एक स्ट्रैटेजी सीखी थी, ठीक है। 10th में आप एक तरीका सीखते थे जो सबसे कॉमन था कि आपके पास चैप्टर के स्टार्टिंग में आता था, चैप्टर फर्स्ट में आता था, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। तो जब उसको इर्रेशनल नंबर प्रूफ होना था तब आप अपनी जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन होती थी वो रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करते थे। मतलब आप पहले ही उसे मान लेते थे कि ये क्या है भाई, तुम कह रहे हो प्रूव दैट इट इज व्हाट इर्रेशनल, तो तुमने बोला कि ये इरेशनल प्रूफ करना है, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि इरेशनल है। तुम बोल रहे हो इरेशनल प्रूफ करने के लिए, तो मैं मान लेता हूँ रैशनल है। तो पहले तुम अपनी एक अजम्पशन लेते हो और तुम अपनी उस अजम्पशन को गलत प्रूफ कर देते हो। वही थ्योरी आपने यूज की थी, आप श्योर आपको याद आ गया होगा। सेम उसी थ्योरी को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। आप समझो उस थ्योरी को बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स? उस थ्योरी को बोला जाता है रिडक्शियो एड एब्सर्डम। ये इस थ्योरी का नाम होता है कि जो तुमने माना दैट इज, अब जो तुम्हारी अजम्पशन थी उसको एब्सर्ड प्रूफ कर दो, ठीक है, मतलब उसको गलत प्रूफ कर दो। जब तुम अपनी अजम्पशन को गलत प्रूफ कर दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम क्या करोगे, तुम जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू प्रूफ कर दोगे। तो इसके लिए इंडिफरेंस कब इंटरसेक्ट ईच अदर, टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तुम ये कह रहे हो प्रूफ करने के लिए, तो मैंने माना लेट टू आईसी इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने ये मान लिया स्टूडेंट्स के दो आईसी क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हमारी ये अजम्पशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स IC1, ओके, ये हो गया IC2। तो हमने मान लिया कि भाई दो इंटरफेरेंस कब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। से दिस इज योर पॉइंट, मान लो C, this is A and this is B. Okay, so let two IC intersect each other at some point C. At point C हमने मान लिया कि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को C पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसको गलत प्रूफ करने का काम करते हैं। देखो कैसे, हमने माना ऑन IC1, स्टूडेंट्स IC1 ये रहा। देखो आप ये इस बात को पढ़ चुके हो कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन रहेंगे हर कॉम्बिनेशन की सैटिस्फैक्शन क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो IC1 पे दो कॉम्बिनेशन है, A और C है। तो हमारी इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी के अकॉर्डिंग A और C क्या रहेंगे, बराबर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन रहेंगे सबकी सैटिस्फैक्शन क्या है, बराबर। सो इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी को फॉलो करते हुए मुझे ये पता चल गया कि A बराबर होगा C के। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमारे पास है ऑन IC2, ठीक है। IC2 पे क्या है मेरे पास, IC2 पे मेरे पास दो कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से, C और B। तो हमने कहा इसके अकॉर्डिंग अगर IC2 को मैं देखूं तो भाई सेम थ्योरी को फॉलो करते हुए C बराबर होगा B के। सो दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सो अगर मैं कंक्लूड करूं तो व्हाट आई कैन कंक्लूड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से व्हाट आई कैन कंक्लूड दैट भाई A बराबर है C के, C बराबर है B के। इसका मतलब स्टूडेंट्स A बराबर हो गया B के, ठीक है। मतलब अगर मैं अपनी इन इक्वेशंस को फॉलो करता हूं तो मुझे ये रिजल्ट आता है। स्टूडेंट्स एक बात देखना, A और B, A कौन से IC पे है, लोअर पे, ऑन लोअर IC, ओके, और B कौन से पे है, B हायर पे है, ऑन हायर IC। स्टूडेंट्स एक बात सोच के देखो, अभी आपने बोला था कि हायर आईसी की सेटिस्फैक्शन क्या रहेगी, हायर, लोअर आईसी की सेटिस्फैक्शन क्या रहेगी, लोअर। तो आप एक बात खुद सोच के देखो कि हायर की सेटिस्फैक्शन लोअर के बराबर कैसे हो सकती है। ऑडी में बैठ के घूमने की सेटिस्फैक्शन होंडा सिटी में बैठ के घूमने की सेटिस्फैक्शन के बराबर कैसे हो सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब आपने अभी अभी बोला कि जो इंडिफरेंस कर्व हायर रहेगा उसमें मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर की हायर रहेगी। तो जिसकी सेटिस्फैक्शन हायर है वो लोअर के बराबर तो कभी आ ही नहीं सकता, हायर लोअर के बराबर कभी आ ही नहीं सकता। लेकिन ये आ गया, ये कैसे आ गया, ये इसलिए आ गया क्योंकि जो आपने अजम्पशन ली थी वो बिल्कुल गलत ली थी, राइट। आपने जो अजम्पशन ले ली आपने ये मान लिया कि इंटरसेक्ट करते हैं, तो मतलब हेंस सॉरी आर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो अजम्पशन कर लिया कि दो इंटरसेक्ट करते हैं
वो रॉन्ग है। हेंस 2 ICs never intersect each other। ओके, तो इस बात से हमें ये समझ में आ जाता है कि दो जो इंडिफरेंस कर्व होंगे स्टूडेंट्स, वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये मेनली हमारे पास क्या होती हैं, 4 अजम्पशंस होती हैं इंडिफरेंस कर्व की। इसके अलावा बुक्स में 2 अजम्पशन और दी होती हैं, वो मैं आपको जस्ट वर्बली समझा देता हूँ। एक अजम्पशन हमारे पास क्या होती है, एक अजम्पशन हमारे पास होती है कि भाई जो IC है विल नेवर टच एनी एक्सेस। ठीक है, चलो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, वो भी समझा ही देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मेनली हमारे पास क्या होता है, बुक्स में 4 अजम्पशंस है और वही 4 हमारे पास एग्जाम में ज्यादातर आती हैं। बट जब आप ग्रेजुएशन पढ़ोगे तो ग्रेजुएशन में वो 2 अजम्पशंस और भी आ जाएंगी, राइट। तो इसलिए मैं आपको एक बार रफली समझा देता हूँ वो 2 अजम्पशंस और क्या है। ठीक है, क्योंकि कुछ बुक्स में भी लिखी हुई है, कुछ ऑथर्स ने आपके 12th लेवल पे भी उन 2 अजम्पशंस का जिक्र किया हुआ है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। सी हमारे पास अजम्पशन है IC never touch any axis। जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी भी किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, मतलब इंडिफरेंस कर्व कभी भी इस तरीके से नहीं बन सकता। ठीक है, ऑफ कोर्स नहीं बन सकता, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में एक अजम्पशन लेके चली थी स्टार्टिंग में हमने स्टूडेंट्स, ऑर्डिनल अप्रोच की एक अजम्पशन थी। एंड अजम्पशन क्या थी, नॉन सैटिटी की। नॉन सैटिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि कंज्यूमर कभी भी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अटेन नहीं कर रहा। मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अटेन ना करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन कभी भी जीरो नहीं होगी, उसे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती रहेगी। सैटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, दैट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो नॉन सैटिस्फैक्शन का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, मतलब तुम्हारी सेटिस्फैक्शन कभी भी एक पॉइंट पे जाके जीरो नहीं होगी। क्योंकि होता क्या था, हम ये मानते हैं कि जहां हमारा MU जीरो होता है वहां हमारा TU मैक्सिमम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारा MU जीरो हो जाएगा, मतलब तुम्हारी सेटिस्फैक्शन जीरो हो जाएगी। इंडिफरेंस कर्व ये मान के चलता है कि आपकी सेटिस्फैक्शन कभी जीरो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी सेटिस्फैक्शन जीरो हो जाएगी तो वो ट्रेड खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ऐसा पॉइंट पे आके बोलोगे कि भाई देख ऐसा है कि मुझे X चाहिए लेकिन मैं Y बिल्कुल भी सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कि अगर आप उसे बोल रहे हो कि मेरे को X गेन करना है, तो वो कहेगा भाई X गेन करने के लिए तुझे कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा Y, चाहे तो बिल्कुल ही फ्रैक्शन में सेक्रीफाइस कर, बट कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर जो है वो नॉन सैटिटी को टारगेट करता है, एंड दैट इज द रीजन ना कभी Y जीरो हो सकता ना कभी X जीरो हो सकता। क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं उससे X बिना लिए उसे बोलूं भाई तू मेरे Y की सारी यूनिट ले जा, ऐसा भी नहीं हो सकता। और ना कभी ऐसा वो बोल देगा कि भाई तेरे को चल X सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा तो तू एक काम कर, तू मुझे एक भी अपना Y मत दे और मुझसे सारे X ले जा। तो इस वजह से फॉर द रीजन बीइंग IC नेवर टच एनी एक्सेस। इंडिफरेंस का कभी भी किसी एक्सेस को टच नहीं करेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो ये सारी क्या हो गई, ये सारी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज हो गई हमारे इंडिफरेंस कर्व की। ठीक है, अब मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एक प्रॉपर्टी को दोबारा से अच्छे से थॉरोली पढ़ना। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी तरीके का तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एंड देन कीप दिस टिल हियर। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व था दैट्स ऑल। इंडिफरेंस कर्व में हमारे पास सिर्फ इतना ही है, आगे हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आएगा। ओके, थैंक्स।